नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एक्स न्यू फ्लिक्स और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एक्स न्यू फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पना कीजिए, एक सुनसान रत्नागिरी का रास्ता जहां रात का अंधेरा हर कदम पर डरा रहा था। एक ऐसा घर जो सस्ते में मिल गया पर उसकी दीवारों में कई गहरे राज दबे थे। क्या एक आदमी जिसका नाम अनिल है इस राज को समझ पाएगा? क्या उसकी पत्नी बबीता उसकी चेतावनी पर ध्यान देगी? और क्या उनकी मासूम बेटी तनु इस अनजाने खतरे से बच पाएगी? क्या होगा जब एक परिवार जिसे उम्मीद थी नए घर और नए जीवन की, उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से होगा जो इंसान और पिशाच के बीच की दूरी मिटा देती है? क्या एक पुरानी हवेली का राज उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा या उन्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा? जुड़े रहिए एक्स न्यू फ्लिक्स के साथ और सुनिए एक ऐसे परिवार की अद्भुत कहानी जो अनजाने में एक ऐसे मायाजाल में फंस गया जहां हर कदम पर खतरा था और हर चेहरा एक राज। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। किसी किराए के मकान का सस्ते में मिल जाना किस्मत की बात होती है, लेकिन वह मकान जिसका है और वहां जो रहता है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार जो सामने दिखता है वह सच नहीं होता। ऐसी ही एक गलती अनिल भी करने जा रहा था। अनिल ने कहा, चलो बबीता, मैं चलता हूं, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तनु ने पूछा, पापा आप कहां जा रहे हो? बबीता ने कहा, बेटा अनिल, एक बार फिर सोच लो। रत्नागिरी, क्या वह जगह ठीक नहीं है? तुम भी जानते हो हम अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह पर कैसे रहेंगे जहां लोग जाने से भी घबराते हैं। अनिल ने कहा, बबीता ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगा। बबीता ने फिर भी कहा, लेकिन अनिल वह जगह अच्छी नहीं है। अनिल ने जवाब दिया, अरे अगर वह जगह अच्छी नहीं होती तो मुझे वहां की फैक्ट्री का मैनेजर क्यों बनाया जाता? हाँ, मैं आज जा रहा हूं ना। देखना, इतना अच्छा घर ढूंढ के आऊंगा कि न तो तुम्हें कोई शिकायत रहेगी और न ही हमारे होने वाले बच्चे को। अनिल, पर बस, बबीता ने कहा। अनिल ने कहा, अब और कुछ मत कहो, बस निकल जाएगी मेरी, मैं चलता हूं। अनिल ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वहां से पहाड़ी रास्तों से होते हुए अनिल की बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी और लगभग 2 घंटे के बाद बस एक झटके के साथ रुकी। कंडक्टर अनिल के पास आकर बोला कि भाई, गाद्दी में रहने का इरादा है कि घर ना जाना तुमने? अनिल ने कहा, जी, पर अभी तो हम पहुंचे ही नहीं हैं। कंडक्टर ने कहा, तो और का जाना तुमने? आ तो गया राजसमंद। अनिल ने कहा, जी, पर मुझे राजसमंद में नहीं उतरना है, मुझे तो रत्नागिरी जाना है। मैं वहां किसी काम से जा रहा हूं और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज जरा जल्दी कीजिए। कंडक्टर ने कहा, ठीक से, तुम्हारा काम था समझाना, बाकी आगे थारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ थारी होगी। ओ ड्राइवर साहब, बस बढ़ा लो सबको। कंडक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा, रत्नागिरी, मर्जी ईश्वर थारी रक्षा करे। उसके बाद अनिल वहीं उतर गया और वह बस लौटकर वापस राजसमंद चली गई। बस के जाते ही हर तरफ अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक जोर से बिजली केडी ढाकी और अनिल को अपने सामने उस बिजली की रोशनी में एक औरत दिखी जो किसी घर की खिड़की से उसे ही देख रही थी। पर बिजली की चमक खत्म होते ही वह औरत गायब सी हो गई और हर तरफ वापस अंधेरा छा गया। अनिल ने कहा, कौन है? हेलो हेलो, कोई दिखा तो जरूर था मुझे। एक काम करता हूं, आगे जाकर देखता हूं, क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। अनिल थोड़ा आगे आया। देखते ही उसे अपने सामने एक आलीशान हवेली दिखी, लेकिन उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत दिनों से बंद पड़ी हो। उसने सोचा, देखने में तो अच्छी खासी हवेली लग रही है, दरवाजा खटखटा के देखता हूं। अनिल ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, कौन है वहां, कौन है? तभी एक आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा, हाँ कौन है तू और यहां क्या कर रहा है? अनिल ने कहा, जी वो मैं यहां अपने ऑफिस के काम से आया था। आदमी ने कहा, पागल हो गया है क्या तू? तुझे यहां कौन सा काम पेडीडीएच गया? जा, लगता भी है तू कहां खड्डा है। अनिल ने कहा, जी नहीं, पर मैं। आदमी ने कहा, लद्दके, अभी के अभी यहां से चला जा, ये जगह ठीक नहीं है।
अगर यहां फंस गया तो जिंदगी भर के लिए निकल नहीं पाएगा, समझा? अनिल ने पूछा, जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आदमी ने कहा, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। इस हवेली से जितनी दूर हो सके चला जा। अनिल ने कहा, देखिए शायद आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस यहां पर रात गुजारने के लिए आया था, क्योंकि यहां खिड़की पर मुझे कोई औरत दिखी थी। क्या? अनिल के इतना कहते ही वह आदमी एकदम से चुप हो गया और पलटकर वहां से जाने लगा। तो अनिल ने कहा, अरे अरे भाई साहब, आप कहां जा रहे हो? वह आदमी दूर जाते हुए बोला, मैंने सोचा था तुझे बचा लूंगा, पर अब जो तेरे साथ होगा उससे तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इतना कहने के बाद वह आदमी वहां से निकला और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अनिल ने पुकारा, भाई साहब सुनिए तो। भाई साहब, अजीब आदमी है, अभी तो मुझसे बातें कर रहा था, अब खुद ही पता नहीं कहां चला गया। अरे भाई साहब, कहां गए आप? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? कौन शोर मचा रहा है? जब अनिल ने पलटकर उस हवेली को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो हवेली अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल वीरान लग रही थी, वह अब पूरी तरह जगमगाने लगी थी और उसके ठीक सामने एक आदमी हाथों में लालटेन लिए खड़ा था। उस आदमी ने अनिल से पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? अनिल ने कहा, आप। पर आप तो अभी अभी उस तरफ गए थे। आदमी ने पूछा, क्या क्या बोल रहे हो तुम? अनिल ने कहा, अरे अभी आप ही तो थे जो मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे यहां से चले जाने को कह रहे थे। आदमी ने कहा, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो बाहर का शोर सुनकर हवेली का दरवाजा खोला है। अनिल ने पूछा, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने कहा, तुम काफी परेशान दिख रहे हो, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? अनिल ने अपना परिचय दिया, जी मेरा नाम अनिल है, मैं यहां काम के सिलसिले से आया हूं। आदमी ने पूछा, काम? कैसा काम? अनिल ने बताया, जी हां, एक फैक्ट्री में मैनेजर अपॉइंटमेंट के लिए। मैं यहां रुकने के लिए आसरा ढूंढ रहा था, पर शायद मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं चलता हूं। रुको, आदमी ने कहा। हां, कहां जाओ अभी? ये रत्नागिरी है। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई मेहमान आया है। उस आदमी के मुंह से रानी सा का नाम सुनकर अनिल चौंक सा गया। मेहमान को हवेली में ले आओ, मैं अभी आती हूं। रानी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो किसी राजघराने की महारानी ने आदेश दिया हो। अनिल अभी अपने ख्यालों में ही था कि पास खड़े उस आदमी ने अनिल से कहा, चलो, रानी सा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अनिल ने कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा। आदमी ने कहा, नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारा आदर सत्कार करना हमारा फर्ज है, आओ अंदर। अनिल ने कहा, जी थैंक यू, पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आदमी ने कहा, जरूरत है? हां, अगर तुम अंदर नहीं आए तो लांछन रानी सा पर लगेगा, इसीलिए आओ अंदर, चलो। तो उस आदमी की बात मानकर अनिल हवेली के अंदर चला आया और अभी उसे अंदर आकर बैठे हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड्डदहकी आकर खड्डदधी हो गई। उसने बिल्कुल रानी महारानियों की तरह कपड़े पहने हुए थे और देखने में भी वह बहुत खूबसूरत थी। अनिल उसे देख ही रहा था कि उसके बगल में बैठा आदमी खड़िदा हुआ और बोला, खम्मा घनी रानी सा। इतना सुनते ही अनिल भी हड़बड़ाकर खड़द्दा हो गया और कहा, खमनी रनीशा। रानी ने कहा, खम्मा घनी, बैठिए। अनिल ने कहा, जी थैंक यू, और फिर अपना परिचय दिया। जी मैं अनिल, माफ कीजिएगा, इतनी रात को आप लोगों को परेशान कर दिया। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, दरवाजे पर आया हर कोई मेहमान ही होता है, चाहे वह इंसान हो या कोई और। अनिल ने कुछ कहने की कोशिश की। जी रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। रानी ने पूछा, खैर कहिए। अनिल ने बताया, हमारी रत्नागिरी कंपनी ने मुझे रत्नागिरी का मैनेजर बनाया है, तो बस यहां फैक्ट्री देखने चला आया। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है, रानी ने कहा। उसने महेंद्र को आदेश दिया, महेंद्र जाओ और हमारे मेहमान के लिए रात के खाने का इंतजाम करो, वैसे भी मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी हैं। महेंद्र ने जी रानी सा कहा और रसोई में चला गया। उसके जाते ही रानी अनिल से बोली, अब आप मुझे पूरी बात बताइए, आप यहां और किस काम से आए हैं? अनिल ने बताया, रानी सा, वह मैं यहां फैक्ट्री देखने के साथ साथ किराए का मकान देखने भी आया हूं। रानी ने पूछा, ओह, किराए का मकान? खुद के लिए? जी नहीं, मेरी फैमिली के लिए, अनिल ने स्पष्ट किया। हम सब यहीं शिफ्ट होने वाले हैं।
रानी ने कहा, तो आप लोग इसी हवेली में क्यों नहीं आ जाते? मैं वैसे भी यहाँ कभी कभार ही आती हूँ। महेंद्र आप लोगों का अच्छे से ध्यान रखेगा। अनिल ने कहा, अरे नहीं रानी साहब, ये तो बहुत ही बड़ी हवेली है, मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? रानी ने प्रश्न किया। क्यों, आपको मेरी हवेली पसंद नहीं आई? अनिल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं रानी साहब, ऐसा नहीं है, मैं बस कोई मामूली सा किराए का मकान ढूंढ रहा था। रानी ने सुझाव दिया, तो आप यहां रहकर किराया दे देना। अनिल ने कहा, रानी साहब, इस हवेली का किराया भरते भरते मेरी जिंदगी निकल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं कोई छोटा सा घर देख लूंगा। रानी ने कहा, पर मैंने आपसे कहा ना, मैं यहां ज्यादा नहीं रहती, ये हवेली खाली ही रहती है, आप यहां आराम से कम किराए पर भी रुक सकते हैं। अनिल ने अपने बजट के बारे में बताया कि वह तो RS 2000 के अंदर घर देखने वाला था। रानी ने कहा, आप किराया 3-4 हजार भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनिल ने पूछा, क्या सच में? रानी ने पुष्टि की, हाँ बिल्कुल, आप बस जल्द से जल्द अपने परिवार को यहां ले आइए। वैसे कौन कौन है आपके परिवार में? अनिल ने बताया, जी मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। रानी ने कहा, बहुत अच्छे, तो आपकी पत्नी पेट से हैं? जी, अनिल ने कहा। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रानी ने पूछा। अनिल ने जवाब दिया, बबीता। बबीता। अनिल और रानी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वह आदमी महेंद्र रसोई से भागा हुआ अनिल के पास पहुंचा और उससे अजीब किस्म के सवाल करने लगा। उसने पूछा, कब से प्रेग्नेंट है तुम्हारी पत्नी? जी, कितने महीने हो गए हैं? 5 महीने। पत्नी को खाने में क्या पसंद है? हाँ, डिलीवरी कब है बच्चे की? अनिल ने कहा, जी। अब बताओ मुझे ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? रानी ने कहा, माफ कीजिएगा, दरअसल महेंद्र इन बातों पर थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक हो जाता है। क्यों है ना महेंद्र? महेंद्र ने कहा, जी जी रानी साहब, माफ कीजिएगा। रानी ने महेंद्र को कहा कि उसे लगता है कि उसे अपना ध्यान खाना बनाने पर देना चाहिए। महेंद्र ने जी रानी सा कहा और वापस रसोई में चला गया, मानो वह रसोई की ओर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डर की वजह से जा रहा हो। उसके जाते ही अनिल बोला, रानी सा, ये महेंद्र जी इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे थे? रानी ने जवाब दिया, वह दरअसल उसकी पत्नी के साथ गर्भ के 5वें महीने में कुछ अनहोनी हो गई थी, शायद इसलिए वह उस बात को भूल नहीं पाया है। अनिल ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि उनके साथ क्या हुआ था? रानी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह उसका व्यक्तिगत मामला है और वैसे भी मेहमानों को इतना सवाल करना शोभा नहीं देता है ना? अनिल ने जी रानी सा, माफ कीजिएगा कहा। रानी से बात करने के बाद अनिल के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि रानी के बात करने का अंदाज कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था मानो उसकी हर बात में कोई राज छिपा हो। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और कुछ ही देर में महेंद्र ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी हुई थी। अनिल ने कहा, ये इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी महेंद्र जी? मैं इतना थोड़ी खा पाऊंगा। महेंद्र ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है, खाना शुरू कीजिए। अनिल ने अपने खाने की तरफ देखा ही था कि उसे अपनी कटोरी में रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। चेहरे को देखते ही उसके होश उड़ गए। अनिल के घबराए हुए चेहरे को देखकर रानी बोली, डर से अक्सर भूख मर जाया करती है, खाना खाइए, क्या पता आगे ऐसी दावत का मौका मिले या न मिले। अनिल ने कहा, जी वो मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा। रानी ने महेंद्र को निर्देश दिया, महेंद्र जी, हमारे मेहमान को उनका कमरा दिखा दीजिएगा, उनके सोने का वक्त हो चुका है। इतना कहकर रानी डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। रानी के जाते ही महेंद्र ने अनिल से पूछा, तुम्हें सच में भूख नहीं है? जी, अनिल ने कहा। महेंद्र ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। अनिल ने कहा, दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं हवेली के बाहर ही रुक जाऊंगा, आप लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। महेंद्र ने कहा, रानी सा का आदेश है, तुम मेहमान हो, तुम्हें हवेली में बुलाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकते, आ जाओ कमरा दिखा दूं। महेंद्र की बात को अनिल मना नहीं कर पाया और वह उसके साथ एक कमरे में चला आया। कमरा काफी बड़ेडधा था, सामने एक बड़ेडधा सा बिस्तर था और उसके ठीक पीछे एक बड़ेडधी सी खिद्दधकी थी जिस पर खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे।
कमरे में आने के बाद महेंद्र ने एक पानी की बोतल को बेड के सिरहाने रखते हुए कहा, आज रात यहीं आराम कर लो और कोई भी जरूरत हो तो सामने का दरवाजा खटखटा देना। मैं वहीं सोता हूं। ध्यान रहे मुझे आवाज मत लगाना वरना रानी सा जाग जाएंगी। अनिल ने जी ठीक है कहा। इतना कहने के बाद महेंद्र वहां से चला गया। अनिल भी अब आराम से बिस्तर पर लेट गया। उस मखमली बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। पर कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे वाली खिदधकी के पर्दे के सरकने की आवाज आने लगी, मानो कोई उसे अपने हाथों से धीरे धीरे हटा रहा हो। तो जब अनिल ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे अपने सामने एक परछाई सी दिखी, मानो खिदधकी के पीछे कोई खड्डा हो। पर जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर वह पर्दे अपनी जगह से हटे हुए जरूर थे, जिसे देखकर अनिल और भी घबरा गया। अनिल ने पूछा, कौन है? कौन है बाहर? हेलो। तभी अनिल की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा कमरे में चला आया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मना किया था ना शोर करने से। अनिल ने कहा, अरे पर मुझे लगा मेरे कमरे में कोई था। कोई था? क्या मतलब? महेंद्र ने पूछा। अनिल ने बताया, कोई था। वह मेरे पीछे की खिदधकी पर ऐसा लगा जैसे कोई था। हाँ, अभी तो नहीं होना चाहिए था ये। महेंद्र ने पूछा, जी तुमने किसी का चेहरा देखा था? अनिल ने कहा, पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता है मेरा वहम होगा। मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ और भी रख देता हूं। अनिल ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पानी की बोतल यहां रखी तो है, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इतना कहकर अनिल ने अपने सामने रखी बोतल को उठाया कि महेंद्र चिल्लाकर बोला, नहीं, बोतल वापस रखो। सॉरी, पर मुझे पानी पीना था। अनिल ने पूछा। महेंद्र ने कहा, यह बोतल पानी पीने के लिए नहीं है। क्या मतलब? अनिल ने पूछा। महेंद्र ने कहा, देखो, जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। यह जगह ठीक नहीं है। आज की रात गुजार लो और सुबह होते ही तुम इस हवेली से चले जाना। अनिल ने पूछा, क्या? हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप और रानी सा मुझे यहां रुकने को बोल रहे थे, मुझे यहां किराए पर रहने के लिए जगह भी दे रहे थे। फिर अब आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? महेंद्र ने कहा, यह बहस का वक्त नहीं है, इसीलिए जितना कह रहा हूं मान लो। तुम पढ़े लिखे हो, मैंने पूरी बात समझाई तो विश्वास नहीं कर पाओगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि सुबह होते ही तुम इस हवेली से चले जाओ। मैं अभी तुम्हें जाने के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि अभी खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर उसने तुम्हें अभी देख लिया तो तुम लौट कर कभी घर नहीं जा पाओगे। अनिल ने पूछा, जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं और कौन देख लेगा मुझे? आप किसकी बात कर रहे हैं? महेंद्र ने कहा, इस बोतल को अपनी जगह से मत हिलाना और सुबह होते ही यहां से चले जाना। और हां, भूल से भी पर्दे हटाकर बाहर मत देखना। शुभ रात्रि। इससे पहले कि अनिल कुछ कह पाता, महेंद्र वहां से चला गया। पर उसकी बातें सुनने के बाद अनिल का पूरा शरीर ठंडा पेडी-डी-डिच गया था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, मगर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो वह डरते डरते अपने बिस्तर पर दूसरी ओर तकिया लगाकर लेट गया। उसे अब भी रह रहकर महेंद्र की पर्दे हटाकर न देखने वाली बात याद आ रही थी और बार बार उसकी नजर सामने के पर्दे पर चली जा रही थी। पर शायद लंबे सफर से अनिल इतना ज्यादा थक चुका था कि कुछ ही देर में उसकी दोबारा आंख लग गई। पर जैसे ही गद्दी में 3 बजे, अनिल को नींद में ही किसी की आवाज सुनाई देने लगी, किसी औरत की आवाज। अनिल, अनिल, मेरे पास आओ अनिल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आ जाओ, आओ मेरे पास। तभी उसके सिरहाने पिडिडिडी शीशे की बोतल अचानक जमीन पर गिरकर टूट गई। बोतल टूटने की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा उसके कमरे में आ गया। महेंद्र ने पूछा, यह क्या किया? मैंने मना किया था ना इस बोतल को छूने से, इसे हाथ क्यों लगाया? अनिल ने कहा, अरे मैंने इस बोतल को छुआ भी नहीं है, तो फिर यह जमीन पर कैसे गिर गई? अरे मुझे नहीं पता, पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है, और उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, यह बोतल अपने आप जमीन पर गिर गई। महेंद्र ने कहा, क्या? हाँ, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। हाँ जी, इसका मतलब वह इस कमरे में आ चुकी है। अनिल ने पूछा, रात के 3 बज चुके होंगे? महेंद्र ने कहा, हाँ, 3:15 हो रहे हैं। अनिल ने पूछा, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? महेंद्र ने कहा, मामला बहुत बिगड़ चुका है क्योंकि उसका खेल शुरू हो चुका है। अनिल ने पूछा, खेल? किसका खेल? महेंद्र ने जवाब दिया, रानी सा का खेल। रानी सा का। अनिल ने कहा, अरे
आप ठीक से क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है यहाँ पर? आखिर चल क्या रहा है ये? तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अनिल ने पूछा, ये किसकी रोने की आवाज है? कहीं कहीं रानीसा की तो नहीं? हमें जाकर देखना चाहिए। महेंद्र ने कहा। नहीं। हाँ क्या? क्या मतलब नहीं? यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनिल ने पूछा। हाँ पर रानी। महेंद्र ने उसे बीच में ही रोका। मैंने कहा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अनिल ने कहा। अरे पर महेंद्र, शायद रानीसा आपको बुला रही हैं। महेंद्र ने कहा। जानता हूं रानीसा गुस्से में है। अनिल ने पूछा। गुस्से में क्यों? महेंद्र ने बताया। क्योंकि मैंने तुम्हें यहां से जाने को कह दिया, इसीलिए। उसने अनिल से कहा। महेंद्र, मैं चलता हूं पर तुम कमरे से भूलकर भी बाहर मत निकलना, किसी भी हालत में नहीं। इतना कहकर महेंद्र उस कमरे से बाहर चला गया और उसके बाहर जाते ही मानो सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो गया। न तो अब कोई रो रहा था और न ही कोई आवाज लगा रहा था। पर इससे पहले कि अनिल सबका मतलब समझ पाता, उसके कमरे के बाहर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। अनिल ने सोचा, यह कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र पिया रच रहा है। कौन? इन मंत्रों में मुझे अपना और बबीता का नाम क्यों सुनाई दे रहा है? ये यहां पर हो क्या रहा है? वह इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वह आवाज आनी बंद हो गई और फिर अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाज आनी शुरू हो गई। अनिल ने पहचाना, यह तो महेंद्र की आवाज है। वह इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? वह ठीक तो है? क्या करूं? बाहर जाकर देखूं क्या? पर उन्होंने तो मुझे बाहर निकलने से मना किया है। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वह मुसीबत में है, मुझे बाहर जाना ही होगा। तो इसके बाद अनिल एक झटके से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर उसे महेंद्र तो नहीं दिखा, पर उसके सामने रानी जरूर खड्ड ही थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। रानी ने कहा, महेंद्र ने बाहर निकलने से मना किया था ना, फिर भी आप बाहर आ गए। चलिए, अब आप भी हमेशा यहीं रहेंगे। अनिल को जब तक रानी की कही बात समझ आती, उसे अपने बगल से महेंद्र की आवाज सुनाई दी। तुम कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मना किया था ना बाहर निकलने से। अनिल ने कहा। अरे पर मुझे आपके जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं। महेंद्र ने पूछा। वह मैं नहीं था। तो फिर कौन था? तुम ये बातें छोड़ दो और मुझे ये बताओ, कमरे से बाहर आकर तुमने किसी को देखा तो नहीं था ना? अनिल ने कहा। हाँ देखा था ना, रानीसा अभी यहीं थी। महेंद्र ने पूछा। क्या? हाँ पर इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे के अंदर रहने को कहा था। यह ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अनिल ने पूछा। पर हुआ क्या? महेंद्र ने कहा। कुछ नहीं, तुम अंदर कमरे में जाओ, सुबह मिलते हैं। उसके बाद अनिल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात और कुछ भी नहीं हुआ। पर अगली सुबह जब अनिल रानी से मिला तो उसने कहा, उम्मीद है आपको अच्छे से नींद आई होगी। अनिल ने जी कहा। रानी ने पूछा। तो कहिए, आप अपने परिवार को यहां कब लेकर आ रहे हैं? अनिल ने बताया। जी, मैं आज वापस जाऊंगा तो कल उन्हें लेकर यहां आ जाऊंगा। रानी ने पूछा। आपका जाना जरूरी है? अनिल ने कहा। हां, मैं उन्हें लेकर कैसे आऊंगा? रानी ने पेशकश की। आप चाहें तो गादी हम भिजवा देते हैं, वह खुद ब खुद यहां आ जाएंगे। अनिल ने कहा। थैंक्स, पर मुझे घर का सामान भी साथ लाना होगा। रानी ने कहा। अरे सामान की क्या जरूरत है? इस पूरी हवेली में जो कुछ भी है आप ही का तो है। अनिल ने थैंक यू सो मच कहा। पर जोधा, पर शायद हमें कुछ सामान तो लाना ही पड़ेगा। मैं चलता हूं। रानी ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ मतलब मेरी हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यह मेरी तरफ से। उसने एक छोटा सा पैकेट अनिल की ओर बढ़ाया। अनिल ने पूछा। जी ये कुछ नहीं। रानी ने बताया। बस आपकी और आपकी पत्नी के लिए एक छोटा सा अंगूठी और सिंदूर की डिब्बी। अनिल ने पूछा। पर इसकी क्या जरूरत थी रानीसा? रानी ने समझाया। देने को तो मैं सोने की अंगूठी और हार भी दे सकती थी, पर मुझे पता है कि आप खुददार आदमी हैं, इसलिए एक मामूली सी चांदी की अंगूठी ही भेंट की है। पहनेंगे ना इसे आप? अनिल ने जी रानीसा कहा। रानी ने कहा। तो पहनिए ना। अनिल ने कहा। जी अच्छी है। रानी ने कहा। मुझे खुशी हुई कि आपको अंगूठी पसंद आई। आपकी पत्नी को तो मैं अच्छे से नहीं जानती हूं, इसलिए उनके लिए बस एक सिंदूर की डिब्बी दी है। उनसे कहिए कि यहां आते हुए इसे लगाकर जरूर आएं। अनिल ने जी ठीक है रानीसा, आपका बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूं। कहा? रानी ने कहा।
जरूर जल्दी लौटिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अनिल ने जी रानी सा कहा। हवेली से निकलने के बाद अनिल राजसमंद पहुंचा और वहां से घर जाने के लिए उसे वही बस मिली जिससे वह रत्नागिरी आया था। अनिल अपनी सीट पर बैठा था कि तभी बस के अंदर एक बुढ़िया घुसी और कंडक्टर उस पर चिल्लाने लगा। उसने कहा, ए बुढ़िया, तू फिर आ गई। मना किया है ना तुझे बस में चढ़ने से? किराया तू दे ना सके, बस फालतू में बस में चढ़े जावे। बुढ़िया ने कहा, अरे अब तो छोड़ दे अपने बेटे को ढूंढना, छोड़ के चला गया वह तुझे। कंडक्टर ने कहा, ऐसा मत बोल, वह मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अच्छे से जानती हूं मैं कि वह कहां है, बस अब वह मेरे पास लौट नहीं पा रहा है। कंडक्टर ने कहा, हाँ, तेरी यह कहानी सुनकर थक गया हूं मैं, जा अंदर जाकर बैठ जा। कंडक्टर के इतना कहते ही वह बुढ़िया धीरे कदमों से चलती हुई अनिल के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अनिल उस बुढ़िया को देख ही रहा था कि तभी कंडक्टर ने उससे कहा कि भाई लौट आए। अनिल ने पूछा, जी। कंडक्टर ने पूछा, रत्नागिरी की तरफ मुद्दा गई तू? अनिल ने कहा, जी। कंडक्टर ने पूछा, रत्नागिरी गया था? अनिल ने पुष्टि की, हाँ। कंडक्टर ने कहा, वह वही रहता है सालों से? अनिल ने पूछा, ओह पता नहीं आमा, मैं नहीं जानता। बुढ़िया ने पूछा, तू रत्नागिरी गया था? अनिल ने जी कहा। बुढ़िया ने पूछा, फिर तो तूने मेरे बेटे को देखा होगा ना? वह उसी हवेली में तो रहता है। अनिल ने पूछा, हाँ, कहीं आप महेंद्र की बात तो नहीं कर रही? बुढ़िया ने कहा, हाँ, वही तो है मेरा बेटा। कैसा है वह? 10 साल से उसका चेहरा नहीं देखा मैंने। अनिल ने पूछा, अरे क्यों, वह आपसे मिलने नहीं आया? बुढ़िया ने बताया, नहीं, 10 साल हो गए पर मेरा महेंद्र उस हवेली से कभी लौटा ही नहीं। 10 साल? अनिल ने पूछा, पर इतने सालों में वह आपसे मिलने क्यों नहीं आया? बुढ़िया ने कहा, मुझे पता नहीं बेटा, जाते वक्त अपने साथ अपनी बीवी को भी ले गया था वह भी तब जब वह पेट से थी। मैंने बहुत समझाया था उसे, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी और वहां जाते ही मेरी बहू खत्म हो गई। रह गया तो बस मेरा बेटा महेंद्र अकेला। फिर भी कभी मेरे पास वह लौट कर नहीं आया। न जाने ऐसा क्या लगाव हो गया है उसे उस खाली हवेली से। अनिल ने पूछा, खाली हवेली? हाँ, हवेली वीरान ही तो है, महेंद्र के अलावा कोई नहीं रहता है वहां। बुढ़िया ने कहा, अरे नहीं, रानी सा रहती हैं वहां, मैं तो खुद उनसे मिलकर आ रहा हूं। बुढ़िया ने कहा, अब मुझ बूढ़ी को ज्यादा नहीं पता है बेटा, मैं तो वही बोलती हूं जो लोग कहते हैं, मुझे तो बस अपने बेटे की चिंता लगी रहती है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर अनिल को दुख तो हुआ, पर वह इस मामले में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और घर पहुंचने का इंतजार करने लगा। उस शाम घर पहुंचकर जब अनिल ने अपनी पत्नी से चलने के लिए कहा तो वह बोली, पर इतनी जल्दी क्या है, आपने तो अभी तक फैक्ट्री भी नहीं देखी है। अनिल ने जवाब दिया, अरे फैक्ट्री तो मैं वहां जाने पर ही देख लूंगा, वह तो मेरी ही कंपनी की ब्रांच है, उसकी चिंता क्यों करती हो? वैसे भी मैं रत्नागिरी देखने थोड़ी गया था, मुझे तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढना था और थैंकफुली मुझे मिल भी गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह घर कितना सुंदर है बबीता। घर नहीं हवेली है वह हवेली, ऊपर से किराया भी इतना कम है। मैं इतने अच्छे घर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता हूं। बबीता ने कहा, लेकिन ऐसे अचानक कैसे चले जाएं? इतना सामान भी तो है। अनिल ने कहा, अरे हमारे काम का सब कुछ है वहां, और अगर कुछ जरूरत पीड़ी डिडहाई तो यहां से शिफ्ट करवा लेंगे हम। पर बबीता, ज्यादा सोचो मत, ऐसे अनजान शहर में इतने अच्छे घर का मिल जाना बहुत किस्मत की बात होती है, और तो और वहां तुम्हारी भी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। बबीता ने पूछा, मतलब? अनिल ने समझाया, अरे हमारे साथ रानी सा का वह आदमी भी तो रहेगा ना, महेंद्र। जब तुम्हें बेबी होगा तो घर के सारे काम वह देख लेगा, इसलिए तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बबीता ने कहा, पता नहीं अनिल, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मैंने रत्नागिरी। अनिल ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, दिक्कत क्या है? चलो अब जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो रात ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, वहां पे जो रानी सा थी ना, उन्होंने ये सिंदूर दिया है तुम्हारे लिए, इसे लगा लेना। बबीता ने पूछा, क्यों, लगाने की क्या जरूरत है? अनिल ने कहा, अरे समझो ना, रानी सा है वह, मकान मालकिन है, उनका मान रखने के लिए सिंदूर लगा ही लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, लगा लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब चलो जल्दी करो, हमें निकलना होगा। बबीता ने हाँ मैं आती हूं कहा।
अनिल को नहीं पता था कि बबीता ने रत्नागिरी के बारे में कई बुरी कहानियां सुनी थीं, और जब अनिल ने उसे वह सिंदूर की डिब्बी दी तो वह और भी ज्यादा घबरा गई। इसलिए वह सीधी अपने घर के मंदिर के पास चली आई और सिंदूर की डिब्बी को बजरंगबली के चरणों में रखते हुए बोली, हे बजरंगबली, रत्नागिरी जाने से पहले मैं आपके दरबार में आई हूं, हम सबकी रक्षा करना। उसने एक लाल धागे का कलावा लिया और अपनी कलाई पर बांध लिया। आपके आशीर्वाद से मैं आपके द्वार के लिए यह कलावा लेकर जा रही हूं, आप हमारी रक्षा करना। तो उसके बाद बबीता वापस कमरे में आई और तनु की कलाई पर भी वह धागा बांध दिया। पर जैसे ही वह कलावा लेकर अनिल के पास पहुंची, अनिल ने कहा, बबीता, ये सब क्या कर रही हो तुम? वहां जाकर ये सब कर लेना, अभी जल्दी निकलते हैं प्लीज। अरे लेकिन अनिल। इससे पहले कि बबीता कुछ कह पाती, अनिल जल्दबाजी में घर से निकल गया और उसके पीछे पीछे बबीता और तनु को भी आना पड़ा। तो अगले कुछ ही घंटों में वे लोग रत्नागिरी हवेली के सामने आ पहुंचे। हवेली के सामने आते ही बबीता के कदम मानो जम से गए। अनिल ने पूछा, बबीता क्या हुआ? आओ अंदर चलो, देखो कितनी सुंदर हवेली है, रानी सा हमारा इंतजार कर रही होंगी। तनु ने कहा, हाँ मम्मी चलो ना। बबीता ने कहा, नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अनिल ने पूछा, अजीब? क्या अजीब? बबीता ने कहा, पता नहीं, पर मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए। अनिल ने कहा, कैसी बातें कर रही हो बबीता, अच्छी खासी हवेली है, चलो ना अंदर चलते हैं। बबीता ने कहा, नहीं, मैं और तनु कहीं नहीं जाएंगे, हम वापस घर लौट रहे हैं, चलो मेरे साथ। अनिल ने कहा, कैसी बातें कर रही हो बबीता, अब तो ऐसी बातें मत करो, प्लीज जल्दी से अंदर चलो वरना ठंड बढ़ जाएगी। बबीता ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे सही नहीं लग रही है यह जगह, और सबसे पहले तो तुम वह कलावा बांधो। अरे बबीता तुम रानी सा। अनिल ने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि रानी उनकी ओर आ रही थी। रानी ने कहा, तो आप आ गए, अंदर आ जाइए और अपने परिवार को लेते आए। अनिल ने कहा, जी रानी सा, मैं तो कब से कह रहा हूं अंदर चलने को, ये मान ही नहीं रही है। रानी ने कहा, ऐसा अक्सर ही होता है, आप भी जब पहली बार आए थे तो अंदर आने से घबरा रहे थे, पर क्या है ना, थोड़ी जोर जबरदस्ती करो तो लोग अंदर आ ही जाते हैं, और एक बार किसी ने अंदर आने का मन बना लिया तो उसे इस हवेली से लगाव हो ही जाता है। खैर, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी, उम्मीद है अनिल आपको हमारे पास ले ही आएंगे। खम्मा घनी। उसके बाद रानी वहां से चली गई, पर उसके जाते ही अनिल की अंगूठी में एक अजीब सी रोशनी हुई और वह मानो पागल सा हो गया। अनिल ने कहा, ए चल अंदर, हम रानी सा को और इंतजार नहीं करा सकते। बबीता ने पूछा, अनिल ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अनिल ने कहा, बोला ना अंदर चल। तनु ने पूछा, पापा आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अनिल ने कहा, सवाल करना बंद कर, अंदर चल चुपचाप। बबीता ने कहा, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। अनिल ने कहा, ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे दूसरे तरीके अपनाने होंगे। बबीता ने पूछा, अनिल क्या कह रहे हो तुम? अनिल ने कहा, तू अंदर आने से मना कर रही है ना, पर अपनी बेटी के पीछे पीछे तो तू भागी भागी आएगी। चल रे लड्डकी, हमें हवेली में जाना है। तनु ने कहा, हाँ पापा, तनु कहीं नहीं जाएगी। अनिल ने कहा, ऐसे कैसे नहीं जाएगी, अभी घसीट कर ले जाऊंगा मैं इसे अंदर। बबीता ने कहा, अनिल नहीं, ये क्या बोल रहे हो? हे बजरंगबली रक्षा करो। अनिल ने तनु का हाथ पकड़े ढही था कि एक जोर की बिजली कड़ी ढकी और अगले ही पल अनिल जमीन पर अपने हाथ को पकड़े डैश कर बैठ गया। तनु ने पूछा, अनिल पापा क्या हुआ? अनिल ने कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो तुम। रुको, तुम्हें रानी सा ही ठीक करेंगी, मैं उन्हें बुलाकर आता हूं। इतना कहते ही अनिल भागता हुआ हवेली के अंदर चला गया और बबीता और तनु उसे एकटक देखते रह गए। तनु ने पूछा, मम्मी ये क्या हो रहा है? पापा को वो इतने गुस्से में क्यों हैं? और वह अकेले अंदर क्यों चले गए? इससे पहले कि बबीता कुछ बोल पाती, उन्हें हवेली के अंदर से अनिल की जोरों की चीखने की आवाजें आने लगीं। तनु ने कहा, पापा। मम्मा बेटा जल्दी अंदर आ। हाँ पापा बुला रहे हैं, चलो मम्मी, लगता है पापा को चोट लगी है। बबीता ने कहा, नहीं बेटा, हाँ हम अंदर नहीं जाएंगे। तनु ने पूछा, क्या? पर क्यों मम्मी? देखो ना, पापा को दर्द हो रहा है, वह हमें बुला रहे हैं। बबीता ने कहा, नहीं तनु, वह तेरे पापा नहीं है। तनु ने पूछा, हाँ पापा नहीं है मतलब? बबीता ने कहा, पता नहीं, पर हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा। मम्मी तनु चल मेरे साथ।
तो उसके बाद बबीता और तनु वहां से फौरन बस लेकर अपने घर के लिए निकल गए। बस में तनु ने पूछा, मम्मी, हवेली के पास क्या हुआ था? और पापा मेरा हाथ पकड़े लेने के बाद जमीन पर क्यों गिर गए थे? और जब उन्होंने अंदर जाकर हमें आवाज लगाई तो हम उस हवेली के अंदर क्यों नहीं गए? बबीता ने कहा, मैंने कहा ना बेटा, वह तेरे पापा थे ही नहीं। सच तो यह है कि तेरे पापा रत्नागिरी जाकर बदल गए थे। वह बजरंग बली का कलावा बांधने से इनकार कर रहे थे। और तूने देखा ना, कलावा को छूते ही वह कैसे जमीन पर गिर पड़े। तो बजरंग बली हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तनु ने पूछा, हाँ बेटा, वह हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। पर तनु ने पूछा, पर मम्मी, पापा का क्या? वह कहां चले गए और हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? बबीता ने कहा, पता नहीं बेटा, पर शायद तेरे पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने लोगों से हमेशा सुना था, एक बार जो रत्नागिरी अपनी मर्जी से गया, वह दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि एक्स न्यू फ्लिक्स की यह रहस्यमयी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लालच, डर और कुछ अनजाने खतरों का एक ऐसा मकड़ीदा जाल है जहां अनिल जैसे मासूम लोग अनजाने में फंस जाते हैं। आज के इस वीडियो के बाद मैं पिछले वीडियो में हमारे उन प्यारे दर्शकों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने पूरा वीडियो देखा और अपना नाम कमेंट किया। तो हमारे आज के शाइनिंग स्टार्स हैं राजू कुमार, दिलीप सोनकर, सायरा परवीन, अमित सिंह, प्रिया शर्मा और विक्रम यादव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमारी मेहनत को लाइक करके जरूर सराहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि यह रोमांचक कथा सब तक पहुंच सके। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही और भी अद्भुत और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एक्स न्यू फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए एक्स न्यू फ्लिक्स।